हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने सफलतापूर्वक 41 दिनों तक का मॉडल आंसर देख चुके हैं। आज हम 42वें दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो बहुत से छात्रों का कमेंट आया था कि सर अगले सप्ताह से आप लोक प्रशासन प्रारंभ कीजिएगा। तो आप लोग 3 दिन और बचा। आज तो मंगलवार हो गया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन और दर्शन शास्त्र लिख लीजिए। उसके बाद शनिवार को आपका मेगा टेस्ट। फिर हम सोमवार से आपका लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र दोनों विषय को शब्द सीमा के अनुसार प्रारंभ करेंगे। ठीक है, शब्द सीमा तय रहेगी। आपको जितने शब्दों में प्रश्न पूछा जाए उतने शब्दों में लिखिएगा। ठीक है। इसके पहले हम छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी मॉडल आंसर से लिख लीजिएगा। और जो छात्र छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ का इतिहास और मॉडल आंसर इसका PDF लिए हैं, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपका मेंस एग्ज़ाम के पहले आपका काम आएगा, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न था, अशुभ की समस्या क्या है। क्या प्रश्न था? अशुभ की समस्या क्या है। देख लीजिए आखिर क्या है अशुभ की समस्या। यह आपका प्रीलिम्स में तो नहीं है, सिलेबस में केवल मेंस में है। तो आइए समझते हैं अशुभ की समस्या क्या है। कुछ छात्र अच्छा लिखे हैं, बाकी कुछ छात्रों को अभी भी दर्शन शास्त्र में सुधार करने की आवश्यकता है। देख लीजिए आप जितना जल्दी सुधार करना चाहें। अशुभ की समस्या नैतिक प्रत्यय के रूप में नीति शास्त्र में शुभ और अशुभ शास्त्र की अवधारणा दी गई है। याद रखेंगे, शुभ शब्द का अंग्रेजी पर्याय गुड है। वह जो किसी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो उसे शुभ कहा गया है। किसमें? नीति शास्त्र में। जबकि इसके विपरीत जो लक्ष्य प्राप्ति में बाधक हो उसे अशुभ कहा गया है। इस तरह से शुभ और अशुभ सापेक्ष अवधारणाएं हैं। किनके अनुसार? नीति शास्त्र के अनुसार। दर्शन शास्त्र में अशुभ से अभिप्राय ऐसे दुख हैं जो मनुष्य को शारीरिक या मानसिक रूप में प्राप्त होते हैं। दर्शन शास्त्र दुख की सत्ता को स्वीकार करता है। ये आपका अशुभ की समस्या। कोई एक चीज जो एक व्यक्ति के लिए शुभ हो वह दूसरे के लिए अशुभ हो सकती है, या कोई एक चीज अलग अलग परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति के लिए शुभ या अशुभ हो सकती है। कहने का आशय है, मान लीजिए कोई रोगी है, एक रोगी व्यक्ति है, उसके लिए कोई दवा जब बीमार अवस्था में है तो शुभ है, लेकिन वही दवा जब वह स्वस्थ अवस्था में हो तो अशुभ आपको क्या हो जाएगा? दवा हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, देखेंगे संगीत का जो स्रोत है, कुछ लोगों के लिए अच्छा बात है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है संगीत सुनना, लेकिन वहीं आप देखेंगे कुछ लोगों को संगीत का स्रोत अशुभ लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार नीति शास्त्र में जो कुछ गुण हैं उनको शुभ की श्रेणी में रखा गया है और कुछ को अशुभ की श्रेणी में रखा गया है। जैसे आप देखेंगे प्रेम है, दया है, क्षमा है, इसे शुभ की श्रेणी में रखा गया है, जबकि वहीं दुख है, लोभ है, घृणा, इसे अशुभ माना गया है।
तो ये है अशुभ की समस्या। तो याद रखेंगे, एक बार और देख लीजिए। नैतिक प्रत्यय के रूप में नीति शास्त्र में शुभ और अशुभ शास्त्र की अवधारणा दी गई है। दर्शन शास्त्र में अशुभ से अभिप्राय ऐसे दुख हैं जो मनुष्य को शारीरिक या मानसिक रूप में प्राप्त होते हैं। दर्शन शास्त्र दुख की सत्ता को स्वीकार करता है। कोई एक चीज़ जो एक व्यक्ति के लिए शुभ हो वह दूसरे के लिए अशुभ हो सकती है, या कोई एक चीज़ अलग अलग परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति के लिए शुभ या अशुभ हो सकती है। यह हुआ आपका पहला प्रश्न, अशुभ की समस्या क्या है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, रीत की अवधारणा बताइए। प्रश्न क्या था, रीत की अवधारणा बताइए। तो चलिए, रीत की अवधारणा देखने से पहले जो छात्र लोक प्रशासन और संविधान इसमें रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनका आज कक्षा प्रारंभ हो चुका है। इसी प्रक्रिया के अनुसार पहले आपको कक्षा का वीडियो मिलेगा, उसके 1-1.5 घंटा बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। प्रतिदिन नोट्स बनाइएगा, एक साथ पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, प्रतिदिन आप लिखते जाइएगा, ठीक है। वीडियो आपको 48 आवर के लिए रहेगा, 48 घंटे के लिए। आप उसको जितना बार देखना चाहें 48 घंटे के दौरान देख सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न था, रीत की अवधारणा बताइए। तो देख लीजिए, रीत का शाब्दिक अर्थ है उचित या सही। वेदों में रीत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वेदों के अनुसार यह जगत में अन्य सभी चीजों से पहले विद्यमान था। वेदों में सृष्टि और प्राकृतिक शक्तियों पर विचार किया गया है और उनमें एक नियम पाया गया है। इसी नियम को वेदों में रीत कहा गया है। ये आपका दूसरा प्रश्न, रीत की अवधारणा बताइए। तो आइए एक बार और देख लीजिए। रीत का शाब्दिक अर्थ है उचित या सही। वेदों में रीत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वेदों के अनुसार यह जगत में अन्य सभी चीजों से पहले विद्यमान थे। वेदों में सृष्टि और प्राकृतिक शक्तियों पर विचार किया गया है और उनमें एक नियम पाया गया है। इसी नियम को वेदों में रीत कहा गया है। हम यहाँ पर बीच बीच में वेद का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत वेद और उपनिषद में अद्वैत वेदांत के अंतर्गत रीत की अवधारणा देख रहे हैं, ठीक है। दर्शन शास्त्र का सिलेबस देख लीजिएगा, 75 अंक आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ छात्र मेंस पहले पढ़ चुके हैं हमारे मेंस आंसर राइटिंग में, तो ठीक है, आप लोगों के पास नोट्स होगा। लेकिन जो प्रीलिम्स वाले छात्र हैं, इसके अलावा जो अभी तैयारी कर रहे हैं मेंस का, जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग नोट्स चाहे मार्केट से परचेज़ कीजिए, किसी कोचिंग संस्थान का लीजिए या हमारा नोट्स लीजिए। हमारा नोट्स केवल आपके मेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले साल जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही नोट्स तैयार हुआ है, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न था, रीत की विशेषताएं बताइए। रीत की विशेषताएं बताइए। पहले में आपको अवधारणा बताना था। तीसरा प्रश्न है आपका, रीत की विशेषताएं। पहला, वेदों के आरंभ में प्राकृतिक नियमों की खोज की गई जिसे रीत कहा गया। इसे परिभाषा में भी देखे हैं कि वेदों के आरंभ में प्राकृतिक नियमों की खोज की गई जिसे रीत कहा गया है। दूसरा क्या है, वेदों के अनुसार नैतिक नियमों को ही रीत कहा गया है जिसका पालन प्रत्येक मनुष्य और देवताओं के लिए आवश्यक है। ये आपका दूसरा है कि वेदों के अनुसार नैतिक नियमों को ही रीत कहा गया है जिसका पालन प्रत्येक मनुष्य और देवताओं के लिए आवश्यक है। तीसरा क्या है, राधा कृष्णन के अनुसार
रीति की अवधारणा से यज्ञ के नियम भी निर्धारित किए गए हैं और आगे चलकर रीति से ही कर्म सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। ये आपका तीसरा विशेषता। किसका? रीति की विशेषताएं के बारे में देख रहे थे। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये हुआ आपका तीनों, जिसमें पहला है आपका वेदों के आरंभ में प्राकृतिक नियमों की खोज की गई जिसे रीत कहा गया। वेदों के अनुसार नैतिक नियमों को ही रीत कहा गया जिसका पालन प्रत्येक मनुष्य और देवताओं के लिए आवश्यक है। तीसरा आपका राधा कृष्णन के अनुसार रीत की अवधारणा से यज्ञ के नियम भी निर्धारित किए गए हैं और आगे चल के रीत से ही कर्म सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। यह हुआ आपका तीसरा प्रश्न का मॉडल आंसर। आप लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग बेकअप क्लास हो चुका है। कोशिश करूंगा कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है उसे भी मैं 12 बजे की कक्षा में कंप्लीट कर दूं, क्योंकि अब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपका नोटिफिकेशन शायद नवंबर में आ जाए, 26 नवंबर को, तो अभी पढ़ लीजिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको 12 बजे की कक्षा प्रोवाइड करें, इकोनॉमिक्स की कक्षा जो आपको सभी को बैकअप क्लास दी जा रही थी। 5 बजे आज से आपका जीके की कक्षा प्रारंभ हुई है जो हमारे जितेंद्र सर द्वारा ली जा रही है। पहले मैं ले रहा था छत्तीसगढ़ का भूगोल की कक्षा, अब जितेंद्र सर लेंगे जीके की। मैं आप सभी का जो लोक प्रशासन और संविधान में ज्वाइनिंग किए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उनकी कक्षा आगे मैं ही लूँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक कक्षा इकोनॉमिक्स का मैं लूँ। इसके अलावा आप सभी का मेंस आंसर राइटिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इसी समय और इसी प्रक्रिया के अनुसार आपकी मेंस आंसर राइटिंग होगी। प्रश्न चौथा, आत्मा की अवधारणा क्या है? प्रश्न क्या था? आत्मा की अवधारणा क्या है? देख लीजिए आत्मा की अवधारणा क्या है। उपनिषदों में आत्मा अजर, अमर, चैतन्य, दोष रहित तत्व है। यह मैं से अलग है, मैं से अलग है। यह मन, बुद्धि, इंद्रियों से भी अलग है। मैं से तो अलग है ही, इसके अलावा मन, बुद्धि और इंद्रियों से भी अलग है। इस तरह से आत्मा के लिए 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें पहला है आपका जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्न अवस्था, तीसरा प्रज्ञेय अवस्था और चौथा है तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था लिखना चाहें तो लिख लीजिए। यह आत्मा द्वारा बाहरी जगत के अनुभव की अवस्था है। यहाँ आत्मा इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक विषयों का भोग करती है। इस अवस्था की चेतना को वैश्वानर कहा गया है। दूसरा है आपका स्वप्न अवस्था। तो इस अवस्था में आत्मा अन्य लोक का विचरण करती है। इस अवस्था की चेतना को तेजस कहा गया है। तीसरा है प्राज्ञेय अवस्था। तो यह गहन निद्रा की अवस्था है जहां आत्मा को कुछ भी अनुभव नहीं होती है। इस अवस्था की चेतना को प्राज्ञ कहा गया है। ये आपका तीसरा हुआ। चौथा है तुरीय अवस्था। तो यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। यहाँ आत्मा शुद्ध चित्त के रूप में रहती है और तुरीय अवस्था की आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। आप सभी को कल तैयार रहिएगा, आत्मा और ब्रह्म में संबंध बताना है और उसका विवेचना करना है। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म के बारे में। ये आपका चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न क्या था? स्थित प्रज्ञ क्या है? प्रश्न क्या था? स्थित प्रज्ञ क्या है? ये आपका गीता दर्शन के अंतर्गत है। इसके पहले जो आत्मा है, आत्मा की अवधारणा अद्वैत वेदांत वेद और उपनिषद के अंतर्गत था। तो आइए बात करते हैं गीता दर्शन के अंतर्गत स्थित प्रज्ञ के बारे में। यह आपका मेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
या तो इसका लक्षण पूछा जाता है या इसके बारे में पूछा जाता है, स्थित प्रज्ञ के बारे में। ठीक है, देख लीजिए स्थित प्रज्ञ क्या है। गीता में स्थित प्रज्ञ अवधारणा दी गई है। गीता में स्थित प्रज्ञ अवधारणा दी गई है। ऐसे व्यक्ति जो सभी कामनाओं का त्याग करता है, आत्मा को आत्मा में स्थिर रखता है, स्वयं को परम जान लेता है, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्थित प्रज्ञ क्या है। तो सबसे पहला कामनाओं का त्याग करना है। दूसरा क्या है, आत्मा को आत्मा में स्थिर रखना है। और तीसरा है स्वयं को परम ब्रह्म जान लेना, इसे ही स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ये आपका 5वां प्रश्न का मॉडल आंसर। देखिए स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं। मान लीजिए आपको दुख प्राप्त होता है, तब भी आपको दुखी नहीं होना चाहिए, ये आपका पहला लक्षण है। दूसरा है सुख, जब आपको सुख ही सुख मिलता रहो तो आप निरपेक्ष भाव से रहिए। तीसरा क्या है, आपके अंतर कभी भी राग, क्रोध, भय ये नहीं होना चाहिए, इसे आप नष्ट कर दीजिए। चौथा है शुभ की प्राप्ति पर अति प्रसन्न न होना। सुख की प्राप्ति पर अधिक प्रसन्न न होना। जिस तरह से आपका राग क्रोध है उसी तरह से क्लेश न करना। इंद्रियों को उसके विषय शक्तियों से हटाना और सभी संवेदनाओं में हटकर परमात्मा में स्थिर रहना, ये सभी आपके स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। तो इस तरह से हुए आज के 5 प्रश्न के मॉडल आंसर। ठीक है, कल पुनः आप सभी तैयार रहिएगा दर्शन शास्त्र के लिए। इसके अलावा जिनको भी लोक प्रशासन और संविधान इसकी कक्षा चाहिए होगा, जहां आपको पर्टिकुलर नोट्स भी दिया जा रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास है, सामाजिक परिदृश्य है, भारतीय इतिहास है और दर्शन शास्त्र है। पंचायती राज व्यवस्था भी है, छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रीलिम्स के लिए भी है। जिनको भी नोट्स चाहिए होगा मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।